नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारत में जब भी कोई बिल पास करने की कोशिश की जाती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के पार्टी के बीच में वाद विवाद होगा, पार्लियामेंट में बहस होगा और तीखी तीखी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार सरकार के द्वारा जब एक ऐसा बिल पास किया जा रहा है जिसमें विदेशों से जो पैसा भारत के इलेक्शन को इंपैक्ट करने के लिए, भारत के डोमेस्टिक पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए जो फंड आता था, उस फंड को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार एफसीआरए बिल लाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद हमें यूएसए के द्वारा एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसको देख करके किसी भी भारतीय को गुस्सा आ जाएगा, उस तरीके का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इस चीज को लेकर के हमने बहुत डिटेल में 38 मिनट की वीडियो YouTube पे बनाई थी, जिसमें 1.5 लाख लोगों से ज्यादा इस लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आपने बहुत सपोर्ट किया है, अपना ओपिनियन भी दिया है और इस चीज के लिए थैंक यू सो मच। तो हमने इस चीज के लिए को लेकर के इसी चैनल पे वीडियो बनाया है, आप डिटेल में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, वापस एक वीडियो तो बन गया, दोबारा बनाने की क्या जरूरत है। तो दोबारा इसीलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि जो भारत के संसद के ऊपर में, बिल के ऊपर में जो यूएसए का बहुत बड़ा बड़ा आप एक तरीके से स्टेटमेंट देख रहे थे, उस स्टेटमेंट का जवाब भारत की सरकार ने अब दे दिया है। आप देख लीजिए, ये इंडिया टीवी का ये एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर के बहुत बवाल मचा है और ये बवाल जो है वो भारत के देश के अंदर में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस तरह की कौतूहल होनी शुरू हो गई है। राज्यसभा में 12 अगस्त को यह बिल आ सकता है, अभी तक पास हुआ भी नहीं है और इस चीज को लेकर के बहुत सारी बहस होनी शुरू ही हो गई है। जैसा कि अमित शाह ने अभी रिसेंटली, अमित शाह जी के द्वारा कई सारे ऐसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के धर्मगुरु रहे हैं, उन्होंने अमित शाह जी से बात करने की कोशिश की और अमित शाह जी ने ये क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि ये जो बिल है वो भारत के भविष्य के अच्छे भविष्य के लिए किया जा रहा है और ये किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जब यूएसए इस तरीके की स्टेटमेंट देता है, कौन सा स्टेटमेंट देता है तो आप देख लीजिए, ये जो है वो राइली मूरे हैं और राइली मूरे जो है वो ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं और इन्होंने बहुत मतलब एक तरीके से भद्दा सा स्टेटमेंट दिया है कि अगर भारत सरकार अपने देश के लिए कोई बिल पास करेंगे तो इससे भारत और यूएसए के बीच का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा। पर भारत क्या कर रहा है, तो भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से रणधीर जायसवाल जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा करारा जवाब दिया है यूएसए को। और इस बार हमारा देखो, जनरली जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट जाते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े मतलब मैनेज करने वाला, एडजस्ट करने वाला होता है। लेकिन इस बार रणधीर जायसवाल जी की तरफ से जो रिएक्शन दिया गया है, वो रिएक्शन में उन्होंने डायरेक्टली यूएसए का नाम भी लिया है। क्या वो स्टेटमेंट था, किस तरीके से हमने प्रतिक्रिया दिया है, चलिए इसको हम देखते हैं और उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जब इनसे पूछा गया कि भारत सरकार इस तरह के बिल लेके आ रही है और सरकार अमेरिकन सरकार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब जो राइली मूरे हैं वो खुद कई बार बोल चुके हैं कि भैया जो यूएसए है उसको वो क्रिश्चियन देश बनाने की बात कर रहे हैं, वो खुद अपने देश को सेक्युलर नहीं रखना चाहते हैं और वो हमें नसीहत दे रहे हैं कि हम वो ऐसे फैसले ना करें जिससे हमारे सेक्युलरिज्म के ऊपर में मतलब एक तरीके से इंपैक्ट हो। ये तो वही बात हो गई कि पाकिस्तान जिसमें स्टेट रिलीजन इस्लाम है और पाकिस्तान हमें जो है वो धर्मनिरपेक्ष होने के लेसन सिखा रहा हो। तो इसी के ऊपर में जब इनसे रणधीर जायसवाल जी से पूछा गया तो रणधीर जायसवाल जी किस तरीके से जवाब देते हैं आप खुद सुनिए। उस पर कई टिप्पणियां आई हैं। जहां तक विधायी मामले का सवाल है और भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी खुद का मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं, देश हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं। फॉर दोज हु वुड लाइक टू हैव इट इन इंग्लिश, एंड ये इंग्लिश में भी बोला था कि उनको हिंदी समझ में नहीं आएगा ना। legislative matters concerning India are our internal affairs on which
decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है उससे देखने के बाद हमें यही लगता है कि भाई यूएसए कुछ भी कर ले, यूएसए कई मतलब अपने मतलब भारत को लेकर के कितना भी टिप्पणी क्यों ना कर ले, भारत ने साफ साफ यूएसए को यह कह दिया है कि देखो बाबू, ये तुम्हारा मामला नहीं है, भारत के लोगों का मामला है, भारत के संसद का मामला है, और तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले? क्या तुम भारत के गवर्नर हो? क्या तुम भारत के राष्ट्रपति हो? क्या भारत तुम्हारे कंट्रोल में है जो तुम इस तरह की बात? भारत वेनेजुएला तो है नहीं जिसको कंट्रोल तुम कर रहे हो, जिसके प्रेसिडेंट को तुम उठा के लेके चले गए हो। भारत तो भैया एक स्वतंत्र देश है और तुमको जो करना है करो ना, लेकिन हमारे इंटरनल अफेयर्स में तुम बोलने वाले कौन हो? तो ये इनका एक तरीके से सॉफ्ट लैंग्वेज में उन्होंने हार्श बात उन्होंने यहां पर बोला है। इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके साथ एक बात और भी जोड़ी है कि भैया तुम बहुत बड़े हिपोक्रेट हो। यूएसए को उन्होंने कहा है तुम्हारे देश में खुद, जैसे हमारे देश में एफसीआरए है जो कि विदेशों से फंड को रेगुलेट किया जाता है ताकि हमारे इलेक्शंस को जो है वो रिग ना करे, धांधली ना हो, है ना, डोमेस्टिक अफेयर्स जो है हमारा यूएसए के अकॉर्डिंग ना चले। तो यूएसए को उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारे देश में तो खुद इस तरह का लॉ है, और सच बात है इस तरीके का लॉ सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि आप समझ सकते हैं कि यूके में भी है, सारे यूरोपियन देशों में है, यूएसए में भी है, सभी देशों में होता है अक्सर। तो ये जब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो फिर आपको मैं बता दूं कि जैसे हमारे देश में एफसीआरए है, अमेरिका में जो है वो फारा है, ठीक है। फारा का मतलब होता है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब देखो यूएसए जो है, यूएसए इतना मतलब यूएसए में इतने पैसे वाले लोग हैं कि वहां के एनजीओ को भारत के बिजनेसमैन फंड थोड़ी करेंगे, रशिया के बिजनेसमैन फंड थोड़ी करेंगे, चाइना के बिजनेसमैन फंड थोड़ी करेंगे, क्योंकि यूएसए तो सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से पैसे वाला देश है। तो फिर उन्होंने एनजीओ के फंड के ऊपर में क्वेश्चन ही किया, क्योंकि जनरली जितने भी दुनिया में एनजीओ है सबका कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन ऑलमोस्ट जनरली बड़े बड़े एनजीओ का जो फंडिंग वगैरह है वो यूएसए से ही आता है। तो यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए कर रहा है हम फारा लेके आएंगे। फारा में क्या होता है कि जो भी अमेरिका में फेडरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो भी इलेक्शंस कराए जाते हैं उस इलेक्शंस में किसी भी विदेशों के द्वारा, मतलब किसी अमेरिका से बाहर अगर कोई देश अमेरिकन किसी कैंडिडेट को फंड करने की कोशिश करता है या कोई फॉरेन नेशनल मतलब अमेरिका के बाहर का कोई व्यक्ति अगर अमेरिका के पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने की कोशिश करता है, कोई फॉरेन कोऑपरेशन मतलब विदेशी कंपनियां अमेरिकन इलेक्शन में पैसा लगाना चाहती है तो वो सब नहीं लगा सकती। ये क्या है? ये एफसीआरए ही तो है। हम भी तो यही चाहते हैं कि भाई हमारे इलेक्शन को विदेशी देशों के द्वारा फंड ना किया जाए। और इस चीज को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कई बार इस तरह का स्टेटमेंट दे चुके हैं कि भैया हमारे इलेक्शन में रशिया इंटरवीन करता है, हमारे इलेक्शन में चाइना इंटरवीन करता है, और जब यूएसए इंटरवीन करने की कोशिश करता है, इन्होंने ये तक बोला है कि भाई यूएसए से कई बार इन्होंने खुद बोला है कि यूएसए से जो पैसा है वो इंडिया में जाता है। और इंडिया में क्यों जाता है जानते हैं? क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इंपावर करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए। वो भाई कौन सा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो भारत खुद इंपावर नहीं कर सकता, उसके लिए अमेरिका से फंड लाने की जरूरत है? तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि भैया यूएसए से भी डायरेक्टली हजारों करोड़ों रुपया जो है वो भारत के इलेक्शंस में इन्वेस्ट किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसके द्वारा? एनजीओज के द्वारा। तो भैया जब तुम्हारे देश के इलेक्शन में रशिया और चाइना इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है तो तुमको मिर्ची लग जाती है, और जब तुम खुद कर रहे हो और हम इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर भी तुम्हें मिर्ची लग रही है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब और ज्यादा प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर में खुद एक्स के ऊपर में कोई पोस्ट डाल दे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर में क्या कहते हैं, और असली मजा तो तब आएगा जब भारत एफसीआरए बिल को पास करवा लेगा। अब क्या उम्मीद है कि भारत पास करवा लेगा? तो भारत एफसीआरए को बिल पास करेगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि एफसीआरए बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जो कि भारत सरकार के पास ऑलरेडी है। अब इस चीज को लेकर के यूएसए क्या कर सकता है? मान लो कि यूएसए ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बहुत ज्यादा वार्निंग दे दिया कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो
मतलब अब कर क्या सकता है यूएसए? तो देखो, यूएसए अभी एक अपने पार्लियामेंट में 100% टैरिफ वाला बिल लेके आ रहा है। आपको पता होगा कि यूएसए जो है वो 50% टैरिफ इंडिया पे लगा चुका था। अब यूएसए कोशिश कर रहा है अपने मतलब पार्लियामेंट में उन्होंने ऑलरेडी पास कर लिया है कि भैया भारत के ऊपर में 100% टैरिफ लगाएंगे। बहाना क्या था? बहाना यह था कि रशिया से ऑयल खरीदेंगे। तो भाई रशिया से ऑयल तो यूरोप भी खरीदता है, उनके ऊपर में उन्होंने कोई भी सैंक्शन या टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं समझी। भारत के ऊपर में टैरिफ लगाने की कोशिश की, इतना हिम्मत था चाइना के ऊपर में लगाए थे, लेकिन नहीं, वो भारत के ऊपर में लगाएंगे क्योंकि भारत उनको लगता है कि कमजोर है, हमारी बात वो मान लेगा। और जिस दिन 100% टैरिफ आ गया, उस दिन भारत और यूएसए के जो रिलेशन है वो भारत की वजह से खराब नहीं होंगे, वो यूएसए की तरफ वजह से खराब होंगे। और इस चीज को लेकर के मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई नॉर्मली भाई मैं आया कुछ भी बोल दिया, नहीं। जैसे हमारे देश में भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरीके से यूएसए में भी लोकसभा राज्यसभा होता है, जिसको राज्यसभा को वो सेनेट कहते हैं और वहां के राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसको सेनेटर कहते हैं। तो अभी एक रेने पॉल करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस चीज को लेकर के अमेरिका के राज्यसभा में भी इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि भाई अगर तुम 100% टैरिफ लगाने की कोशिश करोगे तो फिर भारत और यूएसए का रिलेशन समझो खराब ही हो जाएगा। और तुम्हें, मतलब वो यूएसए की सरकार को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें कोशिश करना चाहिए कि भैया वो क्या ऐसा काम करे, क्योंकि उनका जो अल्टीमेट गोल है वो रशिया के बाद चाइना है, चाइना को उनको काउंटर करना है, नहीं तो ताइवान उनके हाथ से चला जाएगा। तो वो कौन सा ऐसा काम करे जिससे हम भारत को अपने गुट में मिलाएं, अपने साथ मिलाएं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी न किसी तरीके से भारत को चाइना के पास धकेल रहे हैं और होगा भी यही। जब भी अमेरिका इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह का स्टेप लेता है तब हम देखते हैं कि भारत रशिया के साथ और चाइना के साथ रिलेशन मजबूत होता है। रेने पॉल जी का क्या स्टेटमेंट था, आप सुनिए। One of the most important strategic partners in Asia and a potential counterweight to China. So as we try to get India to be more aligned with us instead of with China or Russia, admirable goals, we put tariffs on India. What does that do? It pushes them more towards China and more towards Russia. Now, this is what Rene Paul said and मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर यूएसए अपनी मतलब अपने स्टेटमेंट, अपने स्टेप्स से भारत के को मतलब भारत को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत जो है वो यूएसए के साथ क्यों ही रहना पसंद करेगा। अब ये बात तो भैया इंडिया और यूएसए के बीच में थी, भारत के अंदर क्या हो रहा है इसको समझते हैं। क्योंकि भारत में और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमने ये भी देखा है कि भाई देखो यूएसए में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी है, लेकिन वो लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी उनके नेशनल इंटरेस्ट की बात आ रही होती है तब वो लोग साथ में आ जाते हैं। यही सेम चीज चाइना में तो खैर दो पार्टी है ही नहीं, लेकिन चाइना की सत्ता, चाइना के लोग भी अपने सरकार का सपोर्ट करते हैं ऐसे मामलों में। ये सेम चीज इजराइल में भी आपने देखा है। इजराइल इत्तू से देश ने पूरे गल्फ कंट्रीज को परेशान करके रखा है, पूरे ईरान को परेशान करके रखा है। और वो इत्तू से देश में बेंजामिन नेतन्याहू के जो अगेंस्ट में नफ्ताली बेनेट हैं, जो कि विपक्ष में है, जो कि घोर विरोधी हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। लेकिन जब इजराइल के स्टैंड की बात आती है, इजराइल के नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो वो सब लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि भैया एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है ना। लेकिन भारत में इसका उल्टा देखा जाता है। भारत में हमेशा हमने देखा है कि जब भी नेशनल इंटरेस्ट को लेकर बात आती है तो कई बार जो ऑपोजिशन है वो भी टांग अड़ाने की कोशिश करती है। आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी अमेरिका जैसा देश आपका भारत सरकार का विरोध करे, मतलब आप सही स्टेप ले रहे हो, लेकिन उस सिचुएशन में भी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट चली जाती है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई एफसीआरए बिल बीजेपी लेके आ रही है, बहुत गलत कर रही है, फलाना ढिमकाना। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दें कि भाई जो एफसीआरए है वो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार लेके आ रही है, ये जो है वो कांग्रेस सरकार के द्वारा ही लाया गया। और आज कांग्रेस सरकार जो, मतलब कांग्रेस पार्टी जो है ये खुद इस एफसीआरए का अपोज कर रही है। चिदम्बरम जी जो है, जो बहुत बड़ी नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि एफसीआरए बिल जो है वो शायद पास ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, विपक्ष सपोर्ट नहीं करेगा। और इस चीज को लेकर के आप देख सकते हैं कि एफसीआरए की जो शुरुआत हुई है ना वो बीजेपी ने नहीं की थी। ये एफसीआरए की शुरुआत 1976 में की थी। इस चीज को लेकर हमने बात डिस्कस भी किया था। और उसके बाद 2006 में इस चीज को लाया गया था, है ना, और 2010 में इसको पास किया गया था।
तो फिर मैं इस चीज को लेकर के रिसर्च कर रहा था और ज्यादा डीपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि भैया जब यूपीए सरकार 2010 में इस बिल को पास करने की कोशिश कर रही थी, तो आप सोचिए कि बीजेपी उस टाइम में अपोज कर रही होगी या सपोर्ट कर रही होगी। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी अपोज कर रही है ना इस बिल का, लेकिन उस टाइम पर बीजेपी जो कि ऑपोजिशन में थी वो आयरनिकली इस बिल को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि बीजेपी को पता था कि यह बिल जो है वो देश के मतलब हित में है और इसको अगर हमने आज अपोज किया तो हम देश विरोधी हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने मतलब एक तरीके से जो भी उनका कांग्रेस से उनका मतलब जो भी एक तरीके से इश्यूज रहे हैं, क्योंकि कोई भी सत्ताधारी पार्टी से विपक्ष का तो बीच में इश्यूज होते ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने इश्यूज को साइड कर दिया और पार्टी के इंटरेस्ट को साइड कर दिया और देश के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी थी। और इस चीज को लेकर के जब मैंने रिसर्च किया तो आप देख लीजिए 2010 में कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, बीजेपी विपक्ष में थी, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों ने इस बिल के मूल्य उद्देश्यों का समर्थन किया था। अब देखो बीजेपी के सांसद हैं एम रामा जॉयस ये हैं, और ये जो हैं वो एक तरीके से वीपी सिंह बदनोर हैं। ऑफ कोर्स ये दोनों बीजेपी के मेंबर रहे हैं, गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इन्होंने आपको पता है कि क्या बोला था? जो एम रामा जॉयस है उन्होंने कहा था बाय एंड लार्ज, मतलब कि बाय एंड लार्ज आई एम इन अग्रीमेंट विथ इट एंड आई सपोर्ट द प्रोविजंस ऑफ द बिल। क्या दिखाता है ये? यही दिखाता है ना कि भाई ऑपोजिशन हमेशा सरकार के अगेंस्ट थोड़ी रहेगी, और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट चले जाइए, आप देश के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? सेम चीज वीपी सिंह जी ने भी बोला था कि आई डू सपोर्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2006। So this is what hypocrisy looks like। यही दो मतलब हिपोक्रेसी को दिखाता है कि जो कांग्रेस इस वक्त कर रही है। कांग्रेस के लीडरशिप आई डोंट नो किस तरीके से इस चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और इसी वजह से जब भारत की जनता इनको पटकती है तो ये फिर कहीं के नहीं रहते हैं। ये भी सोच नहीं पाते हैं कि भाई मैं ऐसा कौन सा काम, मतलब रो तो रहे होंगे, हर बार इलेक्शन हारते हैं, हर अभी एक एक स्टेट को वो हार चुके हैं। जो कांग्रेस का अस्तित्व पूरे भारत में था, मेजॉरिटी में वो होते थे हमेशा, वो आज इस तरीके से मतलब धीरे धीरे कॉर्नर होते जा रही है और कांग्रेस का सफाया पूरे देश से होता जा रहा है। तो कभी वो क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भारत की जो जनता है वो हमें हराती क्यों है, भारत की जनता जो है हमें पटकती क्यों है हर इलेक्शन के बाद। क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि वही सेम चीज 2006 में हुआ था। 20 साल के बाद 2006 में यूपीए की सरकार थी, 2026 में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार है। उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इस बार कांग्रेस ऑपोजिशन में है। उस टाइम पे ऑपोजिशन बीजेपी जो है सपोर्ट कर रही थी बिल को, और इस बार ऑपोजिशन कांग्रेस इस बिल को अपोज कर रही है। 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस ने अपने एमपीज के लिए 3 लाइन व्हिप भी जारी कर दिया है भाई। ठीक है, 3 लाइन व्हिप, 1 लाइन व्हिप होता है, सेकंड 2 लाइन व्हिप होता है और 3 लाइन व्हिप होता है। 3 लाइन व्हिप जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उन्होंने ये कहा है संसद में, व्हिप मतलब कि अपने सांसदों को कहा है, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और साथ में पूरे ऑपोजिशन को भी कहा है कि आप सब लोग हमारा समर्थन कीजिए और 10, 11, 12 तारीख को सभी सांसदों को यहां पे आना है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि आना है, सबसे कड़ा व्हिप होता है, ये डायरेक्शन होता है, आना है और कह रहे हैं अटेंड करना है मतलब सेशन को, और हमारे पार्टी के जो स्टैंड्स को फॉलो भी करना है। और मैं आपको बता दूं, जो भी पार्लियामेंटेरियंस इस मतलब इस चीज में अगर कांग्रेस, जो भी कांग्रेस के एमपीज हैं वो अगर इस बिल को सपोर्ट करते हैं तो मतलब एक तरीके से इनके व्हिप को वो रिजेक्ट कर रहे होंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके ऊपर जो है डिफेक्शन का भी कानून लगाया जा सकता है, क्योंकि व्हिप में यही होता है कि भाई अगर आप अपने पार्टी के स्टैंड के विरोध में जाते हैं तो आपको पार्टी से निकाला जा सकता है। तो इस तरह का कड़ा जो स्टेप है वो कांग्रेस ले रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो व्हिप है उन्होंने ये बात यहां पर बोला है। अब उसके बाद देखो, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिल हो सकता है कि आने वाले टाइम में 9-10 अगस्त को पास हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई हमारे देश में किसी भी बिल को पास किया जाता है तो 3 तरीके से पास किया जाता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट रैटिफिकेशन। तो ये जो बिल है एफसीआरए का, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, और सिंपल मेजॉरिटी के लिए संसद में जितने भी मेंबर होंगे उसका 50% जो है सपोर्ट करना है, वो बीजेपी आराम से लेके आ जाएगी। दिक्कत यह है कि आने वाले टाइम में डीलिमिटेशन बिल पास हो सकता है। डीलिमिटेशन एक ऐसा मामला है जो कि भारत के अंदर में बहुत बड़ा विवाद शुरू कर सकता है, और इस वजह से नॉर्थ साउथ के बीच में डिवाइड
के भी बहुत सारे मतलब एक तरीके से मुद्दा ये भी शुरू हो सकता है, जन आंदोलन हो सकता है, बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों का हो सकता है। क्यों? ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा। अब डिलिमिटेशन भी देश के हित में ही है। कैसे क्या, एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, अगर आप भी सपोर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स बनाऊंगा और इस चीज को मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जो डिलिमिटेशन है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि एफसीआरए बिल तो बीजेपी पास कर लेगी, लेकिन ये जो 10, 11, 12 है ना, इसमें हो सकता है कि जो सरकार है वो डिलिमिटेशन बिल पास करने की कोशिश करे। तो वो डिलिमिटेशन बिल को पास करने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, जो अकेले बीजेपी से संभव नहीं होगा। तो पूरे एमपीज को भी यहां पर सपोर्ट करना होगा। तो इस चीज को लेकर के कांग्रेस और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है कि भैया हमको इस बिल का विरोध करना है। अब देखना है कि इस तरह के बिल को किस तरीके से बीजेपी पास करवाती है। और आप जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी, जो कांग्रेस इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, इस तरह का स्टेप ले रही है, इस तरीके का मतलब एक तरीके से एग्रेसिव स्टैंस दिखा रही है जो देश हित में हो सकता है, क्या आपको लगता है कि भारत के लोग इस चीज को भूल पाएंगे? अब भारत के लोग तो नहीं ही भूल पाएंगे, साथ में मैं भी इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा कि जब भारत के हमारे लोगों के हित में कोई बिल पास हो रहा था तो भाई इस तरह का स्टेप ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा दिया गया। और साथ में आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि आपका क्या मानना है, क्योंकि आप भी इस लोकतंत्र के एक बहुत बड़े मतलब आप ही की वजह से पूरा देश चल रहा है। तो आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा ताकि मैं भी जान पाऊं कि हमारे देश के लोगों का सोच क्या है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपका जो मुद्दा है, आपका मुद्दा क्या है कि भाई इस तरह के देश हित वाले जो लॉज हैं वो पास हो सके। तो ये जो वीडियो है इसको आप अगर लाइक करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा। अपना ओपिनियन रखेंगे तो देश के सभी लोगों तक ये पहुंच पाएगा कि भाई देश का मूड क्या है। तो जरूर इस वीडियो को लाइक और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। बाकी किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने बोला है कि ये कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी से उन्होंने बात भी किया है और उनको समझाने की भी कोशिश की है कि भैया आप इस तरह के स्टेप्स को आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप जो है वो देश हित में फैसला अगर कोई हो रहा है इसको सपोर्ट कीजिए, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देश के नागरिक भी आप ही का साथ देंगे। अगर आप देश के लोगों के विरोध में जाएंगे तो फिर देश के लोग तो आपको पटकेंगे ही। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं। मैं आपसे मिलता हूं अगला डिलिमिटेशन बिल को लेकर के, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद। और उसके साथ साथ कई लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है कि सर आप इस मुद्दे के ऊपर में वीडियोस बनाइए, इस वीडियो के ऊपर में बनाइए। तो मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारे कमेंट सेक्शन पढ़ पाता हूं, पता भी चल पाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। आस्क प्रशांत 03 यूजर नेम है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे पेज पे चले जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया था तो ज्यादा है भी नहीं, बट आने वाले टाइम में आपका जो भी स्टेटमेंट है, आपका जो भी ओपिनियन है, आपके जो भी रिक्वेस्ट होंगे वो सब मैं आपके लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट है। और फिर इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।